Assalamu alaikum students. Students, my name is Muhammad Farooq. So today our topic is the arteriosclerosis and this topic is from the Dhingra ENT. So today we are discussing about the arteriosclerosis that is also known as the autospongiosis. ठीक है? Now further moving towards the pathological transformation, how is this happening? हमारे पास क्या होता है, हमारे ईयर के अंदर नॉर्मल बोन होती है. कंजेंटली जब बर्थ के टाइम जब ये बोन होती है ये डेंस बोन होती है. एट द टाइम ऑफ द बर्थ या उसके बाद ये जो बोन है ये अपने आप को म्यूटेशंस के थ्रू या किसी भी वजह से ये अपने आप को इरेगुलर स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट कर लेती है. डैट इज नोन एज द आर्टरोस्क्लेरोसिस. Arteriosclerosis is the primary disease of the bony labyrinth where normal dense endochondral bone is abnormally replaced by the irregular spongy bone. Most commonly affect the stapes. हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टेपीज जो बोन है सबसे ज़्यादा ये वो अफेक्ट होती है. उसका कौन सा पोर्शन होता है? एंटीरियर पोर्शन. ठीक है. नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? द डिजीज में इन्वॉल्व अदर एरियाज ऑफ द कैप्सूल इन रिजल्टिंग इन sensorineural hearing loss and it may remain completely asymptomatic. There are three main possibilities in this condition. Number one is the conductive hearing loss, number two is the sensorineural hearing loss, and number three is the completely asymptomatic. Further, we are moving towards the anatomical framework. Basically हमारे पास क्या होता है, लिब्रिंथ के अंदर ऑर्टिक लिब्रिंथ होता है, एक पेरी ऑर्टिक लिब्रिंथ होता है. ऑर्टिक लिम्फ वो होता है जिसके अंदर एंडोलिम्फ जितने पार्ट होते हैं इनर ईयर के जिनके अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्टिक लिम्फ. और जिसके अंदर पेरी लिम्फ प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्या? पेरी ऑर्टिक लिम्फ. ये हमारे पास नीचे नेम्स लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, आपने एनाटॉमी पहले पढ़ी हुई है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेयर ऑफ या बोन. जो हमारे पास जो बोन है डेट एनकैप्सुलेटेड जो बोन है जो कि हमारे पास इस पूरे मिडल इनर ईयर को सराउंड करती है, दैट इज नोन एज द ऑर्टिक कैप्सूल. इट हैज मेनली थ्री लेयर्स. नंबर वन इज द एंडोस्टियल लेयर, एनकॉन्ड्रल लेयर एंड द पेरिओस्टियल लेयर. द एनकॉन्ड्रल लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस लेयर कार्टिलेज के हमारे पास क्या होते हैं? आइलैंड्स बने होते हैं डेट डिवेलप्स इनटू स्पॉन्जी बोन एंड डेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आर्टरोस्क्लेरोसिस. पेरिओस्टल लेयर होती है द आउटर कवरिंग ऑफ द कैप्सूल. पेरिओस्टल लेयर के अंदर आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है. सो फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द अब हम बात करते हैं किसकी? ईटियोलॉजी की. अब ईटियोलॉजी में आते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक प्रीडिलेक्शन. हमारे पास चार मेन कॉजेज होती हैं जो कि हमारे पास आर्टरोस्क्लेरोसिस की कॉज बन सकते हैं. नंबर वन इज द हेरिडिटरी कॉज. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंजेंटली प्रेजेंट होती है, लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है और उसकी वजह से हमारे पास फैमिली हिस्ट्री होगी या फिर इसकी वजह से कोई म्यूटेशन हुई होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? ये डेवलप हो सकता है. नंबर वन इज़ द एज. 20 to 30 ईयर्स के दरमियान जो लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है एंड 40 and 10 से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर रेयर नजर आया. ठीक है. नाउ बायोलॉजिकल सेक्स की बात करें तो फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल टू आर्टरोस्क्लेरोसिस एज कम्पेयर टू मेल्स. ठीक है. रेस की बात करें तो जो हमारे पास इंडियंस हैं, वाइट पीपल, वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैकिश या जापानीज या चाइनीज़. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट? एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इसको एग्रेवेट कर सकती हैं? नंबर वन इज़ द हमारे पास क्या है? द एनाटॉमिकल बेसिस. तो सबसे मेन जो चीज़ अफेक्ट होती है दैट इज़ नोन एज द फिस्टुला एंटी फेनेस्ट्रम. दैट इज़ द फ्रंट ऑफ द ओवल विंडो जहाँ पे स्टेपीज की बोन होती है वो जाके अटैच होती है. ठीक है. नंबर टू इज एग्रेवेटिव फैक्टर्स. प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है. देन हम बात करें इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स. एक हमारे पास सिंड्रोम होता है दैट इज नोन एज अ वेन डीर हॉव सिंड्रोम. इसमें तीन चीज़ें होती हैं: ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, आर्टरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लू सेक्टेरा. ये तीनों चीज़ों मिला के सिंड्रोम बनता है. और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हम लोग पढ़ा था कि ये ब्रिटल बोन डिजीज़ होती है. इसमें क्या होता है? हमारे पास बोन्स होती हैं वो इतनी सही तरह से डेवलप नहीं होती. डेट्स वाई हम कहते हैं कि इट कैन लीड टू आर्टरोस्क्लेरोसिस. कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके नतीजे में भी हमारे पास ये आर्टरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सच एज मीजल्स या वायरस, RNA वायरस, कोई और भी हो सकता है. ठीक है. नाउ हम बात करेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी की.
इनकी कुछ स्टेजेस हैं. नंबर 1 इज़ द स्टार्टिंग में जो बोन होती है वो चाके वाइट कलर की होती है, देन वो येलो कन्वर्ट हो जाए, फिर वो ग्रेइश में, एंड देन वो वेस्कुलराइज हो जाती है. क्योंकि जब बोन बन रही है तो उसके साथ वेस्कुलरिटी भी चाहिए. तो वेस्कुलरिटी जब आ जाएगी, दैट इज़ द रेड फ्लैग साइन. ठीक है, रेड फ्लैग साइन एंड हाईली वेस्कुलराइज डीप रेड कलर की हमारे पास बोन हो जाएगी, इंडिकेट्स इंक्रीज वेस्कुलरिटी. नाउ हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी की. एक होता है एक्टिव लीजन, एक होता है इनएक्टिव लीजन. अगर हम बोलेंगे ये एक्टिव है या इमेच्योर लीजन है तो उसे हम बोलेंगे न्यूमरस वेस्कुलर स्पेसिस बनी होंगी, मैरो स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगी. लेकिन जब वो मेच्योर हो जाएगा तो उसके पास वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अब उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मेच्योर हो चुके हैं. ठीक है, बोन, स्पॉन्जी बोन की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसकी टाइप से. एक होता है स्टेपीडियल आर्टरोस्क्लेरोसिस. स्टेपीस बोन जहाँ पे ओवल विंडो के साथ जाकर अटैच होती है, उसके एंटीरियर पोर्शन पे अगर हो जाए, एंटीरियर फोकस पे, डेट इज नोन एज द फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम कहते हैं हम उसको. वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, एंटीरियर फोकस. उसके अपोजिट जो है हमारे पास वो होता है पोस्टीरियर फोकस बिहाइंड द ओवल विंडो. नाउ अगर ये पूरी की पूरी जो स्टेपीस बोन है, इसकी पूरी डिस्क लाइक, मतलब पूरी की पूरी जो है सराउंडिंग वो स्पॉन्जी बोन से वो स्पॉन्जी बोन के साथ रिप्लेस हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सर्कमफ्रेंशियल, मतलब अराउंड फुट प्लेट जो है. अगर उसके फुट प्लेट भी इन्वॉल्व हो जाए और एनुलर लिगामेंट रिमेन्स फ्री, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ बिस्किट टाइप, मतलब एक डिस्क टाइप बन जाएगी. एंड लास्टली हमारे पास क्या होगा कि एक डिफ्यूज सा लीन बन जाएगा, ऑब्लिटेटिव टाइप. ओवल विंडो निश इज कम्प्लीटली ऑब्लिटेटेड, लाइक ओवल विंडो जो है वो पूरी की पूरी मतलब तंग हो जाएगी, या वहाँ पे हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने टाइप 2 एंड टाइप 3 वेरिएंट्स ऑफ द आर्टरोस्क्लेरोसिस की, तो इसमें आता है सबसे पहले कॉक्लियर, एक होता है हिस्टोलॉजिकल. कॉक्लियर में ऐसा होता है कि अगर हमने पढ़ा था कि अगर मिडिल ईयर के अंदर कहीं भी कोई पैथोलॉजिकल कॉज हो, तो उसके रिजल्ट में जो भी हमारे पास हियरिंग लॉस होता है, दैट इज नॉन एज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस. और अगर इनर ईयर या ब्रेन के अंदर कोई नर्व के अंदर हो जाए तो दैट इज नॉन एज द सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस. तो कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ द इनर ईयर. सो अगर कॉक्लिया के अंदर अब अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज हुई, तो उसके रिजल्ट में जो भी हमारे पास कोई हियरिंग लॉस होगा, दैट इज नॉन एज द सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस. सो सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो कॉक्लिया के अंदर आर्टरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा. एक होता है हिस्टोलॉजिकल आर्टरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कार्टिलेज या स्पॉन्जी बोन के जो आइलैंड्स होते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसके पीसेस जो होते हैं हमारे पास नज़र आते हैं ऑटिक कैप्सूल के अंदर. ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसकी वजह से कोई हियरिंग लॉस नहीं होता, ना ही कंडक्टिव ना ही सेंसिन्यूरल. अब हम बात करते हैं अगला हमारे पास क्या हो सकता है इस डिजीज़ के साथ. जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन सकते हैं, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल एक सिचुएशन है ना. तो पेशेंट, डॉक्टर ये सस्पेक्ट कर रहा होता है कि शायद पेशेंट को हमारे पास क्या है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया है, कोई किसी और किस्म का एडहेसिव टाइप होती थी एक हमारे पास हमने पढ़ी थी, या फिर टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गया, या ऑसिक्यूलर डिसकॉन्टिन्यूटी. तो किसी भी तरह की हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में. बट हम लोग इसके मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? बात करें अगर मेडिकल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आता है सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड के बारे में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है, जो लियन बना होता है स्पॉन्जी बोन का स्टेपीज के अंदर जहाँ भी, ये उस लियन को मेच्योर कर देते. जब वो मेच्योर हो जाएगा उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी. वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी तो उसकी हियरिंग लॉस जो है, वो जो कॉक्लिया का हियरिंग लॉस है वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, मतलब हियरिंग लॉस ज़्यादा नहीं होएगा उसके बाद. ठीक है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, कोई बहुत अच्छा कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है. जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल इंटरवेंशंस. हम लोग स्टेपीज को बाहर निकाल के स्टेपीडोटमी करके हम लोग तो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल जो है वो स्टेपीज का एक पिस्टन या टेफ्लॉन पिस्टन कहते हैं हम लोग इसको. नीचे फिगर्स दी हुई हैं, इस तरह के पिस्टन होते हैं, वो हम लोग डाल देते हैं और वो फिक्स कर देते हैं कहाँ पे, मिडल ईयर में, और उसको ओवल विंडो के साथ अटैच कर देते हैं. तो इसकी वजह से हमारे पास जो हियरिंग लॉस है वो दोबारा से ठीक किया जा सकता है. तो आपने ये सर्जरी वाला ज़्यादा याद रखना है और यही ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास हाई यील्ड रिव्यू. अब MCQs की बात कर रहे हैं हम लोग. इंपॉर्टेंट MCQs मैंने पूरे टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट किए हैं, या आपने याद करने हैं, यही हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं सिनेरियो के साथ. ठीक है, जैसे कि हम लोग सेकेंड में देखें तो द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्री डिलीशन इज द फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम. एंटीरियर फोकस कहते हैं इसको.
सबसे ज़्यादा कॉमन ये है, ठीक है। फर्दर हम लोग देखें तो फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड होती हैं। स्टेपीडियल आर्टरोस्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन टाइप एज कम्पेयर टू कॉक्लियर वन, ठीक है। फिर हम लोग देखें तो इसके ऊपर एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है वेंडर हीव सिंड्रोम। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, आर्टरोस्क्लेरोसिस एंड द ब्लू स्क्लेरा। इसकी अगर हिस्ट्री होगी तो आपने सस्पेक्ट करना है कि इसको आर्टरोस्क्लेरोसिस है इस बंदे को। वेंडर हीव सिंड्रोम एमसीक्यूज में आंसर होगा, आपने आंखें बंद करके लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, एक डायग्नोस्टिक फीचर है, उसमें ये कहता है कि जो हमारे पास आर्डियोमेट्री या हेयरिंग लॉस या ट्यूनिंग फॉक से टेस्ट करते हैं उसके रिजल्ट में हमें क्या दिखता है। तो उसमें ऐसा होता है, इससे एक चीज़ को हम कहते हैं कहार्ट्स नॉच, और ये कहते हैं पैराक्यूसिस विलिसाई, ऐसा कोई नाम है। तो इसमें क्या होता है कि बंदे को शोर में ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है एज़ कम्पेयर टू जब वो एक बहुत ही काम और नॉन नॉइजी रूम में बैठा हो। उसकी वजह ये है कि जब कोई बंदा शोर में बैठा होगा तो सामने वाला बोलने वाला भी ऊंची बोलेगा, तो उसके ऊंची बोलने की वजह से ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये हमसे कुछ में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने याद कर लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।